Okay, now we are starting with the question number 8. Question number 8 को please देखो. The trial balance of the Adani Electrical Supply for the year ended 31st March is as follows. Share capital है, कहाँ जाएगा? Share capital. Equity share उसमें जाएगा. Preferential share capital. Patents and trademark. Fixed assets intangible. Then 15% debentures. Long-term borrowing. 16% term loan. Long-term borrowing. Land, building, plant and machinery, mains, meter, electrical instrument, fixed assets tangible. Office furniture, fixed assets tangible. कैपिटल रिजर्व्स कहा जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस. कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस. कंटीजेंसी रिजर्व का मीनिंग पता है क्या किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजेंसी रिजर्व? रिजर्व्स का मतलब होता है हम लोगों ने फंड्स को साइड में निकाल के रखा, सेव करके रखा. रिजर्व साइड में निकाल के क्यों रख रहे हैं हम लोग? बिकॉज ऑफ इन फ्यूचर के कुछ ऐसे सिचुएशंस है कि वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो उनको अगर हम लोगों को हैंडल करना है तो हम लोगों ने ऑलरेडी पैसा सेव करके रखा है, तो उसको बोला जाता है कंटीजेंसी. मेंस मतलब क्या होता है? मेंस मतलब जो हमारे मीटर के जो बॉक्सेस होते हैं ना, मेन वायर, मेन बॉक्सेस, उसको मेंस बोला जाता है यहाँ पर. वो हमारे फिक्स एसेट्स टैंजिबल. ठीक है. कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस. जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस. ट्रांसफॉर्मर्स जाएगा फिक्स एसेट्स टैंजिबल. ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस है. प्रॉफिट है, वो भी हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है. रिजर्व एंड सरप्लस. स्टॉक इन एंड इन्वेंटरी, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल. कंटीजेंसी रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा सेव करके रखा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. अदर इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. देन कैश इन हैंड, cash and cash equivalent. Public land, fixed assets tangible. Depreciation fund less from fixed assets. Sundry creditor, trade payable. And proposed dividend कहाँ पे जाएगा? Yes, समझ में आया? During a 22-23, 1,14% preference shares were redeemed at a 10% premium. Out of the proceeds of fresh issue of equity share, necessary amount is to be redeemed at a premium. देखो इसका मतलब क्या हो रहा है? उस ईयर में, यहाँ ध्यान दो, उस ईयर में हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया. प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना मतलब हम लोगों को कैश पे करना है. उसके लिए हम लोगों ने न्यू इक्विटी शेयर इशू किए. इशू करने से ये जो फंड मिला, उसी फंड से हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया. क्लियर हो रहा है? ओके. कितने प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हो? 1 लाख. उसके एक शेयर का वैल्यू 100 है. कैलकुलेशन होता है 1 करोड़. 1 करोड़ के ऊपर प्रीमियम था 10% का, दैट इज अ 10 लाख. टोटल इज अ 1 करोड़ 10 लाख. इसका हम लोगों को इन 1000 कन्वर्जन चाहिए, तो 3 0 निकाल दिया, यू गॉट 11,000. तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कितने के हो रहा है? 11,000. क्लियर हो रहा है? ओके. रिडम्पशन मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स थे उसमें से 11,000 के शेयर गोज आउट. और इसके लिए पैसा कहाँ से लाया? न्यू शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर. ऑब्वियसली जितना रिडम्पशन के लिए फंड चाहिए उतने ही शेयर्स हम लोगों ने फ्रेश इशू में इशू किए. राइट है? तो प्रेफरेंस फ्रेश इशू में उतने शेयर इशू किए, सेम नॉमिनल वैल्यू 1 करोड़, 10% प्रीमियम. टोटल अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट इतना हो गया. अब इसको बाइफर्केट करते हैं. इसमें से हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रीमियम कितने का हो जाता है? बोलो. प्रीमियम हो गया 1000 का और नॉमिनल वैल्यू कितना था? 10,000. यहाँ पे भी 10,000 का हमारा नॉमिनल वैल्यू है और प्रीमियम कितना अवेलेबल है? 1,000. सही है? यस और नो? अब मुझे बताओ प्रीमियम का एंट्री कहाँ पे होता है? कौन से शेड्यूल में? रिजर्व एंड सरप्लस में. राइट? जरा ध्यान दो. जब हम लोगों ने फ्रेश इशू किया तो प्रीमियम कम्स इन, मतलब ये प्रीमियम रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम. कौन से शेयर्स के ऊपर? इक्विटी शेयर के ऊपर. और वो कितना मिलेगा? 1000. उसमें से हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होगा? माइनस होगा. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मतलब जो इक्विटी शेयर का डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स के ऊपर का प्रीमियम मिला, उसी वही प्रीमियम को हम लोगों ने पेमेंट के लिए यूज किया. तो रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू आल्सो 1000. यस और नो? 1000 माइनस 1000 आउटर में क्या होने वाला है? नील. तो प्रीमियम यहीं पे खत्म हो गया. समझा? ओके. अब कौन सा अमाउंट बचा? नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू कितना अमाउंट है? 10,000. क्लियर? अब ये 10,000 का जो नॉमिनल वैल्यू उसका इफेक्ट कहाँ दिखाना चाहिए? शेयर कैपिटल. राइट? ओके. ऑलरेडी का अभी देखो इक्विटी शेयर हम लोगों ने इशू किया, इसका मतलब ये शेयर मिले. शेयर आता है ना? तो कितने शेयर आ रहे हैं? फ्रेश इशू, इसको बोलते हैं फ्रेश इशू. कितने का शेयर आया बताओ? 10,000 का. राइट? यहाँ लिखा 10,000. यस और नो? फिर प्रेफरेंस शेयर्स कितने के? जरा कोई मुझे बताएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में जाके देखो प्लीज. ओरिजिनल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 30,000 था. 30,000 ही है ना? फिर उसमें से रिडम्पशन भी हो रहा था. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने का रिडम्पशन हो रहा है? ऑब्वियसली 10,000. देखो क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया ना वो सारे आफ्टर एडजस्टमेंट्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं, ये सिर्फ बैलेंस शीट का क्वेश्चन है. मतलब ये जो 1 लाख का अमाउंट आपके पास बाहर दिख रहा है, ये आउटर में लिखो तो ऊपर कितना रहेगा जिसमें से 10,000 माइनस करके 1 लाख आया है? 1,10,000.
समझा? क्वेश्चन में जो अमाउंट देके रखा है वो आफ्टर एडजस्टमेंट अमाउंट है, तो हम लोगों ने वो अमाउंट आउटर में लिखा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1,10,000। 1,10,000 में से 10,000 क्या, सॉरी गड़बड़ किया, कितना आएगा 90,000। यस और नो? 90,000 में 10,000 प्लस करेंगे तब जाके कितना मिलेगा? 1 लाख। समझ में आया? यस और नो? और यहाँ पे प्रेफरेंशियल्स कितने का है? 10,000 का माइनस हो रहा है, और बाहर कितना है? 30,000 समथिंग है ना, तो ऊपर कितना रहेगा जिसमें से 10,000 माइनस करके 30 मिला, दैट इज 40। ये है एडजस्टमेंट इस तरह का। तो जब भी रिडक्शन वाला एडजस्टमेंट आ रहा है और ये सिंगल क्वेश्चन है, तो एज्यूम दैट कि जो अमाउंट्स हमारे पास अवेलेबल है वो एडजस्टमेंट के बाद के अमाउंट है, तो आपको इनर वाले अमाउंट्स फाइंड आउट करके वो बस शो करना है। Then, तो इस फाइनल वाले अमाउंट के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो 1 लाख के अमाउंट में फ्रेश इशू इंक्लूड है, पॉइंट नंबर 1। आगे 30,000 में से रिडक्शन वाला वैल्यू माइनस है, एंड फिर वो अमाउंट लिखा हुआ। समझ में आया? राइट है, ठीक है, हो गया। उसके बाद लाइन में जाते हैं, नेक्स्ट वन इज व्हाट? पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अब बताओ कहाँ जाएगा इंटेंजिबल? कितना अमाउंट है? अमाउंट बोलो प्लीज। 5,008 है ना? 5,008। नेक्स्ट वन इज व्हाट? 15% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग। बोलो कितना है? 15% डिबेंचर। तुझे अपने बुक का है ना अमाउंट सा? 400। टेक्स्ट बुक है ना, अमाउंट सा ना 49,400। उसके बाद 16% टर्म लोन कितना है? 30,600। 30,600। उसके बाद लैंड कहाँ जाएगा? फिक्स एसेट्स, राइट है, यहाँ पे लैंड, बट इसमें भी एडजस्टमेंट है, देखते हैं क्या है वो। लैंड है, अमाउंट कितना है लैंड का वो बोलो। 24,900। अभी 24,900 ऐसा अमाउंट है ना कि जो ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला? एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। कितने का एडिशंस है? 2050। 2050 ये एडिशन होने के बाद ये अमाउंट मिला है, तो पहले कितना रहेगा? तो 24,900 में से 2050 माइनस करो, देन यू गॉट अ ओपनिंग बैलेंस। कितना? 22,850। 22,850। आप समझ रहे हो कैसे दिखाना है? ठीक है, सेम बिल्डिंग का फाइनल अमाउंट कितना है? 70,268। 70,268। और एडिशंस कितने का है? 5,080 का। करो माइनस 5,080, 5080। 65,188। 188। समझ रहे हो आप क्या किया वो? यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट? बिल्डिंग हो गया। प्लांट एंड मशीनरी आप डायरेक्टली लिखेंगे कितना? 1,14,116। नहीं, 72,68 नहीं रे, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग हो गया ना, बिल्डिंग हो गया। 1,14,116 बराबर है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी के बाद मेंस कितना है बोलो? 9048। 9048। नेक्स्ट मीटर 6,300। 6,300। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी यहीं पे आएगा, कितना? 3,060। 3,060। नेक्स्ट वन ऑफिस फर्नीचर, यस, कितना? 4,900। 4,900। नेक्स्ट वन कैपिटल रिजर्व, हाँ, कैपिटल रिजर्व प्लस में आएगा भाई। कैपिटल रिजर्व के ऊपर कोई एडजस्टमेंट इसको आउटर में लिखेंगे 8,040। नेक्स्ट कंटिजेंसी रिजर्व कितने का है? 24,060। 24,060 उसको लिखेंगे इनर में, सही है? हाँ, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट बता दूं मैं? नेक्स्ट वन ट्रांसफॉर्मर फिक्स एसेट्स कितना? 2,000। नेक्स्ट वन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, तो यहाँ लिखा पीएनएल, ब्रैकेट में लिखा ओपनिंग बैलेंस, हाउ मच? 32,880। इसके ऊपर हमेशा एडजस्टमेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, कितना? 700। इनका टोटल कितना आ सकता है? करो जरा, शायद 33,580। समझा? बाद में स्टॉक इन हैंड्स नहीं, गड़बड़ है बाबू, रुको। ओपनिंग बैलेंस 700 है और नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर 10,000 है। हां, समझा? और वो बीच में का अमाउंट किसका था फिर? 32,000 ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर में अमाउंट कितना है वो बताओ? 32,880। 880। जनरल रिजर्व और एक है जनरल रिजर्व 2,000। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। जनरल रिजर्व यहाँ पे आएगा। जनरल रिजर्व के ऊपर भी तो एडजस्टमेंट है ना? हाँ, है ना? मैं यहाँ पे 2
लिखूंगी नहीं, यहाँ जगह नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे था। ओके अभी बताओ जनरल रिजर्व कितने का है? 2000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट इधर में लिखा। और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में कुछ तो था, 15% डिबेंचर्स थे, यहाँ ध्यान दो, एंड 16% टर्म लोन था। जो मैंने रफ किया था बस मैं उसको नीचे लिख रही हूँ, एंड 30,600। ये समझ में आया? बीच में के 2 हेडिंग मैंने रफ कर दिया, उसमें कुछ है भी नहीं डेटा। अब बताओ फटाफट, चलो आगे। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 700 समथिंग ना? और ये कितना? 10,000। तो कितना मिलेगा? 10,700 इनर में ही लिखा, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी एडजस्टमेंट्स है। आगे स्टॉक इन एंड इन्वेंटरी कितना? 24,100. नेक्स्ट वन Sunday सन्डे डेटर्स 12,492. 4,000 12,492. 12,492। देन बिल रिसीवेबल बोलो। कंटिजेंसी रिजर्व नहीं है क्या बिल रिसीवेबल? नहीं कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट है. हाँ, SBI कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट नॉन करंट में जाता है। SBI बॉन्ड्स है उसमें. SBI बॉन्ड वो इन्वेस्टमेंट है आपका, कितना है? 20,020. उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है. 20,000। अच्छा 20,020 ना? हाँ सही लिखा है मैंने? हाँ. हाँ, उसके ऊपर एडजस्टमेंट इसके इधर में लिखा। बाद में अदर इन्वेस्टमेंट्स हो गया ना ये। अदर इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे लिखेंगे। कितना? 4,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख देंगे 4,000। नेक्स्ट वन कैश एंड बैंक कैश एंड कैश इक्विपमेंट में जाएगा, कितना? 6,508. 80। हाँ. 08. ओके 508। हाँ. नेक्स्ट पब्लिक बैंक्स पब्लिक लैंड फिक्स एसेट्स में जाएगा 6,080. Depreciation. वेट, पब्लिक लैंड कितना बोला? 6,080. 6080. 6080 राइट है। उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड डेप्रिसिएशन फंड इसमें से माइनस होता है टोटल में से, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है? 51,632. 51,632 माइनस करके आंसर आपको मिल जाएगा। सही है, राइट। आगे क्रेडिटर संडे क्रेडिटर क्रेडिटर कहाँ जाता है? Trade payable. ट्रेड पेएबल बोलो कितना? 13,048. 0048. 48. कितना है? ऐसे रहेगा, 48. हाँ. सही है ना? नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी कितना है? 24,200. 24,200। नेक्स्ट और कुछ है? खत्म। नाउ ट्रांसफर ऑफ द कंटिन्यूएंसी रिजर्व 3,40,000 एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 4,00,000, दोनों में ट्रांसफर हो रहा है। तो 3,40,000 अगेन था पूरा अमाउंट है, उसको 1000 में कन्वर्ट करना मतलब 3 जीरो निकाल दो, कितना मिलता है? 340। 340. तो इसका पहला इफेक्ट एडिंग कंटिन्यूएंसी रिजर्व, सही है ना? ट्रांसफर टू रिजर्व वर्डिंग यही लिखेंगे इसमें और कुछ भी नहीं। कितना अमाउंट हो गया इसका? 340। ये समझ में आया? रुको कैलकुलेट मत करना, बाद में करेंगे। और यही अमाउंट यहाँ से माइनस होगा, ट्रांसफर टू कंटिजेंसी रिजर्व 400 माइनस 340 क्या करना है? माइनस करना है। समझा ये वाला पॉइंट? Yes. फिर आगे का जनरल रिजर्व में 4 लाख है, 4 लाख को 1000 में कन्वर्ट करते तो आता है 400। एडिंग जनरल रिजर्व लेस फ्रॉम पीएन, तो इसमें करेंगे ऐड व्हाट? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसको इनर में लिखना चाहिए 2000, ऐड करेंगे बाद में बाहर लिखेंगे, और यही अमाउंट यहाँ पे माइनस होगा, लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और वो कितना आएगा? 400। दोनों इफेक्ट समझ में आया? राइट तो जिस रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है उसमें ऐड, जिसमें से ट्रांसफर हो रहा है उसमें से माइनस, वो तीनों में से ही माइनस होता है। आगे लॉस ऑफ द कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट, कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट में से माइनस, है ना? तो नॉन का इन्वेस्टमेंट है लेस लॉसेस, कितने का? 20 का ना? 20,000 है, इन 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो गया, तो कितने का लॉस है? 20 का। बाहर कितना मिलेगा? प्रॉपर 20,000। अभी कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोगों ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, ओके? मार्केट में इसका वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकता है, जैसे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था 10,000 का, थोड़े टाइम तक पता चला इसका वैल्यू हो गया 9,080, बराबर है? इसका मतलब जो वैल्यू क्या हो रहा है इसका, या तो 9,000 हो गया, मतलब 1000 से वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अगर 1000 से वैल्यू डिक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस होगा, और अगर ये फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने कुछ रिजर्व्स करके रखे हैं, दैट इज द कंटिजेंसी रिजर्व, तो उस रिजर्व में से भी माइनस हो जाता है।
समझ में आया? दो इफेक्ट है ना। दो इफेक्ट वापस एक बार एक्सप्लेन करिए, ध्यान देना। आप जब कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि एक वैल्यू में आपने शेयर्स परचेस किए, अभी आपको गारंटी है कि जिस वैल्यू में आपने शेयर्स परचेस किया यही वैल्यू आपको एंड तक मिलेगा। जैसे कि आपने 10,000 के बॉन्ड्स परचेस किए, अभी 10,000 परचेस करते हो जिसका वैल्यू 10,000, आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इसका वैल्यू रिड्यूस्ड हो गया। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, और फ्लक्चुएशंस की वजह से प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है। और अगर लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए हम लोग रिजर्व्स भी करके रखते हैं उसी पर्पस के लिए, तो ये उसके कंटीजेंसी रिजर्व्स है। तो अगर लॉस हो रहा है तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस होगा, आज वेल एज वो रिजर्व्स में से भी माइनस होगा। इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम व्हाट, लेस लॉस इन इन्वेस्टमेंट। कितने का लॉस हो रहा है, 20 का, वो माइनस करेंगे एंड फिर आउटर माइनस होगा। अब समझ में आया? यस और नो, दूसरा इफेक्ट हो गया। उसके बाद आरडीडी आया, आरडीडी का इफेक्ट बोलो, लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम डेटर, यस और नो, स्टॉप टॉकिंग। अमाउंट में कन्वर्ट करो 1000 में, 2028 आएगा, यस और नो, लेस न्यू आरडीडी 2028, ये माइनस होकर आउटर में आएगा, यस और नो। इसका दूसरा इफेक्ट कोई बता सकता है? डेटर्स डेटर में से माइनस हो गया, दूसरा इफेक्ट पीएनएल। बट आपने पीएनएल अकाउंट बनाया है क्या? नहीं। अभी पीएनएल मतलब करंट ईयर का नेट प्रॉफिट, इसका मतलब ये जो पीएनएल रिजल्ट सब उसमें से माइनस होगा। क्लियर हो रहा है? राइट। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो ये पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ये करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है, इसमें से माइनस होगा। तो यहाँ लिखेंगे लेस आरडीडी, कितना अमाउंट, 2028। अब माइनस होकर इसका अमाउंट आउटर हो गया एडजस्टमेंट। क्लियर हुआ जो मैंने बताया? अब इसका टोटलिंग करके हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, टोटल पुट करेंगे, हो गया। चलो फटाफट कैल से निकालो, लाइन में करो आप, फर्स्ट का करो आप, सेकंड का क्लोजिंग करो आप, थर्ड का क्लोजिंग करो, निकालो। चलो इसका क्लोजिंग करो, 1,30,000। रिजर्व एंड सरप्लस में ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, ये नील हो गया, ये कैपिटल रिजर्व आउटर में लिखा है सेपरेट। अभी 24,060 प्लस 340 माइनस 20, 24,380 24,380 सही है। उसके बाद 10,700 माइनस 340 माइनस 400 माइनस 2028 2028 कितना, 7932 और ये 20,000 प्लस 400 2,400। अभी इनका टोटल करो, 8040 24,380 7932 2,400। बोलो 42,752 सही, समझ में आया? अब इनका टोटल दोनों का 49,400 30,600 80,000। ओके। फिर इसमें तो ये सिंगल है, कोई टोटलिंग का जरूरत नहीं है, राइट। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एसेट्स का टोटल करना है पहले। चलो लो फटाफट एसेट्स, वेट, पब्लिक लैब नहीं है ये, सिंगल नहीं है, लो कैलकुलेट। 6,080 24,900 70,268 114,116 9048 6300 3060 4,900 32,880 टोटल बोलो। 2,71,552 2,71,552 71 ना? हाँ 552 52 माइनस 51,632 2,19,920 2,19,920। दिस इज अ फिक्स एसेट फाइनल अमाउंट, ये इंटेंजिबल का हो गया। अभी इसमें लोन में अदर इन्वेस्टमेंट दोनों का टोटल आता है 24,000, सही है ना? हाँ। ये तो सिंगल है, ये भी हो गया। माइनस करो 12,492 माइनस 2,028 10,464 10,460 हो गया, ये भी खत्म। अभी ये अमाउंट हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे, यहाँ। चलो बताओ फटाफट। शेयर कैपिटल कितना था, 1,30,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 42,752। हाँ। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग 80,000 80,000। 13048 क्रेडिटर ट्रेड पेबल क्रेडिटर कितना है, ट्रेड पेबल 13048 फिर 24,200
24 200 200 फिर Assets. पब्लिक लैंड assets में फिक्स एसेट्स है ना टैंजिबल डायरेक्टली हाँ। फाइनल अमाउंट लिख देना 2,19,920 हाँ। एंड 5,008 करंट इन्वेस्टमेंट 24,000 फिर ये कुछ नहीं है सीधा Inventories. इन्वेंटरी 24,100 फिर 70 10,000 70,000 10,464 10,464 कैश में 6,508. खत्म हाँ. अच्छा टोटलिंग आप करोगे आप सुनो इसका टोटल आउटर में इन दोनों में कुछ नहीं इसका टोटल यहाँ इसमें ऊपर कुछ नहीं है नीचे कुछ नहीं इनका टोटल यहाँ पूरा आता है 1,72,752 वेट यहाँ पे आता है 80,000 और यहाँ पे होगा 248 4 5 7 7 दोनों ये 3 और फिर इनका टोटल करो 2,90,000 2 लाख 90 पक्का हाँ ये 2 रुपीज हाँ 2,90 सही है बराबर ना। अब इनमें इसका टोटल कर लो साहिल तो ऐसे टोटल कर आप इसका करो हाँ बराबर है 2,90,000. सेम ही है ये इसका आया बट ऊपर वाले का बताओ ना टोटल इनका टोटल 2,48,928 हाँ 2 लाख 2,48,928 हो गया समझ में आया क्या करना है मेन ये एडजस्टमेंट है ऐसे एडजस्टमेंट का ये एक ही सम है इसके अलावा इसके कोई सम्स नहीं है ठीक है अब अनसॉल्व पे जाओ प्लीज अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर सम्स है कुछ भी अलग नहीं है तो आप लोग रीड करेंगे अब भी और मुझे डाउट क्लियर करेंगे तो आज का लेक्चर खत्म